हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट। फ्रेंड्स, हम अध्ययन कर रहे थे विज्ञान कक्षा 8। उसके अंतर्गत हमारा अध्याय 2 सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। इसमें हमने सूक्ष्म जीव के बारे में सीखा। सूक्ष्म जीवों के मुख्य 4 वर्ग हमने जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, इसके बारे में अध्ययन किया। और हमने सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, इनके बारे में हमने अध्ययन किया। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमारा टॉपिक है सूक्ष्म जीव और हम। तो विद्यार्थियों, सूक्ष्म जीव और हम के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक है तथा कुछ अन्य हानिकारक तथा जीवों में रोग के कारक हैं। आइए विस्तार से इसका अध्ययन करें। तो विद्यार्थियों, कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए क्या होते हैं, लाभदायक, और कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। और जीवों में रोग के कारक भी होते हैं। तो विद्यार्थियों, कुछ हमारे लिए लाभदायक, कुछ हानिकारक भी होते हैं, कुछ जीवों में रोग के कारक भी होते हैं। तो विद्यार्थी, हम इनका अध्ययन करते हैं। इनमें हम लाभदायक यानी हमारे जो मित्रवत सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। मित्रवत सूक्ष्म जीव। तो विद्यार्थियों, हमारे लिए कुछ सूक्ष्म जीव मित्रवत होते हैं, हमारे लिए लाभदायक होते हैं। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग एल्कोहल बनाने में किया जाता रहा है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट जैसे कि सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। स्मरण कीजिए, जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। तो विद्यार्थियों, मित्रवत सूक्ष्म जीव में हमारे लिए पहला जो है, इसमें दही व ब्रेड बनाना। दही एवं ब्रेड बनाना। तो विद्यार्थियों, दही एवं ब्रेड बनाने में सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। पहेली कहती है, हमने अपनी माँ को गर्म यानी गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा है, जिससे दही जम जाता है। हमें आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों? तो विद्यार्थियों, दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख हैं। दही में कौन सा जीवाणु प्रमुख है? लैक्टोबैसिलस ये जो जीवाणु है दही में प्रमुख होता है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। लैक्टोबैसिलस दूध को दही में परिवर्तित
कर देता है। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है। जीवाणु पनीर, चीज, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक हैं। रवा यानी सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संघटक दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली एवं डोसा बनता है। हमारा एक क्रियाकलाप है कि हम एक बर्तन में आधा किलो आटा अथवा मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल से मिलाएंगे। इसमें थोड़ी मात्रा 1 चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लीजिए। आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं? क्या आपने गूंथे हुए मैदे को उठा हुआ यानी फूला हुआ पाया? तो विद्यार्थियों, यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमारे सूक्ष्म जीव उपयोगी होते हैं। और विद्यार्थियों, इसका एक और उपयोग है, दूसरा, सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। विद्यार्थियों में सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग भी होता है। बड़े स्तर पर एल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, जो गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा एल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। तो विद्यार्थियों, एल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड, इनके उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। तो विद्यार्थियों, क्रियाकलाप है कि हम 500 ml का बीकर लेकर उसमें 3/4 भाग तक जल भरेंगे। इसमें 2-3 चम्मच चीनी घोलेंगे। इसमें आधा चम्मच यीस्ट पाउडर डालेंगे। इसे 4-5 घंटों के लिए उष्ण स्थान पर ढककर रखेंगे। यह विलयन को सूंघकर देखेंगे। अब हम इस विलयन को सूंघ के देखेंगे। यह गंध एल्कोहल की है, जो चीनी के एल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। तो विद्यार्थियों, किसे कहते हैं? किण्वन। चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाती है। चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाती है। लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी। तो विद्यार्थी ये भी याद रखिए, लुई पास्चर ने
किण्वन की खोज 1857 में की। ठीक है विद्यार्थियों, इसी प्रकार से सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग भी होते हैं। तीसरा हम लिख लेते हैं, सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। तो विद्यार्थियों, सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग भी है। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैवी की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव हैं। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक हैं, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीवों का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। ठीक है विद्यार्थियों, पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संरक्षण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाएं लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। सर्दी जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं। विद्यार्थियों, और हमारे लिए मित्रवत सूक्ष्म जीव होते हैं वैक्सीन। अगला लिख लेते हैं हम, वैक्सीन यानी टीका। तो विद्यार्थियों, पहली कहती हैं शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को यह स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती हैं। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा होती है। इस प्रकार टीका यानी वैक्सीन कार्य करता है।
हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन यानी टीके द्वारा रोका जा सकता है। तो विद्यार्थियों, एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। तो विद्यार्थियों, ये आप लिख लीजिए, एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। तो विद्यार्थियों, आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके यानी वैक्सीन दिए गए होंगे। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? इसके लिए आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविज़न एवं समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन यानी पल्स पोलियो देखे होंगे। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका यानी वैक्सीन है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों में से चेचक का उन्मूलन हो गया। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिसमें मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। तो विद्यार्थियों, ये भी हमारे लिए सूक्ष्म जीव लाभकारी हैं। विद्यार्थियों, और हम आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म जीवों के और भी जो लाभ होते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों, अगला जो 5वां है, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। तो विद्यार्थियों, कुछ जीवाणु एवं हरे नीले शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। तो विद्यार्थियों, और भी इनका जो उपयोग होता है हम छठा लिख लेते हैं, पर्यावरण का शुद्धिकरण। पर्यावरण का शुद्धिकरण। तो विद्यार्थियों, अपने विद्यालय के माली को देखने के पश्चात पहली बूझों और दूसरे विद्यार्थियों ने घरों व बगीचों से पत्तियां एवं फल सब्जियों का कचरा एकत्र करके उसके निपटान के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला। कुछ समय बाद इसका विघटन होने से यह खाद में परिवर्तित हो गया। पहली और बूझो जानना चाहते हैं कि यह किस प्रकार हो सकता है। विद्यार्थियों, एक क्रियाकलाप है कि 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। इन्हें ए एवं बी चिन्हित कीजिए। एक गमले में पौधों का कचरा भर दीजिए तथा दूसरे गमले बी में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें एवं प्लास्टिक के टूटे खिलौने इत्यादि भर दीजिए। उन्हें एक और रख दीजिए। 3-4 सप्ताह बाद इनका परीक्षण कीजिए। तो विद्यार्थियों, क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में कोई अंतर दिखाई देता है? यदि हाँ, तो क्या अंतर परिलक्षित होता है? आप देखेंगे कि गमला 1 के पादप अवशिष्ट का अपघटन हो गया है। यह कैसे हुआ? सूक्ष्म जीवों द्वारा पादप अपशिष्ट का अपघटन कर उसे खाद में बदल दिया गया। इस प्रक्रिया में बने पोषक पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि गमला बी में बी के पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें
एवं खिलौनों के टूटे हुए टुकड़ों में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। सूक्ष्मजीव उन पर क्रिया करके खाद में परिवर्तित नहीं कर सकते। आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप व कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं। आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वह विलुप्त हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्मजीव मृत जैविक अवशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ अन्य पौधों एवं जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग लिए जाते हैं। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, पर्यावरण के शुद्धिकरण में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने पढ़ा मित्रवत सूक्ष्म जीव, दही एवं ब्रेड बनाना, सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग, सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग, वैक्सीन यानी टीका, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि और पर्यावरण का शुद्धिकरण। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं। तो विद्यार्थियों, अगली क्लास में हम हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLZ को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन और नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।